सबसे बड़ा संकट यही है कि क्या बात कर सकते हैं और कौन सी क्या किया जा सकता है, ये सोचने की है। कुछ कविताएं सुनाएंगी जो एक धंधा है अपना, तो वो तो एक आगे का काम है ही। एक सबसे बड़ा अगर अच्छा तरीका होता है कि जैसे आपसे कोई सवाल पूछे तो आप के लिए सबसे आसान होता है कि आप वहाँ से शुरू करें। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि कोई भी अगर कुछ सवाल करे तो फिर बकर बकर करने आसान होता है। तो ये एक तरीका हो सकता है। और मैं बताऊं तरीका? हाँ बताइए। अभी हम अनौपचारिक की तरफ जा रहे हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि सत्य के बारे में एक बात कही जाती है कि जो समग्र रूप से नहीं होता वो सत्य नहीं होता। सत्य तक तभी पहुंच सकते हैं जब आप सारे समग्रता से किसी परिस्थिति को देखें। आमतौर पर यह होता है कि कवि के बारे में बहुत सारी अवधारणाएं होती हैं। एक तो जन्मजात होता है, परंपरा से होता है, और उसको ज्ञान पहले से प्राप्त होता है, या कुछ विशेष ईश्वर की कृपा होती है जिससे उसके पास इस तरह की बुद्धि और प्रतिभा आती है, उसका काम होता है। ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारे समाज में कवियों को बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है, ये सही बात है। लेकिन सम्मान मिलता है, कवियों को पहचाना नहीं जाता, कवियों को जाना नहीं जाता। कवियों की अपनी परेशानियां, कवियों की अपनी जिंदगी, कवियों के अपना जीवन यापन और किस तरह से किन चीज़ों के कारण वो कवि बना है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है। ये कहा गया कि हम सभी आइडियोलॉजी के लोगों को बुलाते हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, नहीं बुलाना चाहिए। आइडियोलॉजी साहित्यकार की केवल एक होती है, वो सत्य के पक्ष में खड़ी होने की आइडियोलॉजी होती है। और जो सत्य का पक्ष होता है हमेशा प्रतिपक्ष होता है। सत्य का पक्ष कभी भी अनुकूल पक्ष नहीं होता है, सत्ता का पक्ष नहीं होता है या उनका पक्ष नहीं होता है, वो हमेशा प्रतिकूल पक्ष होता है। तो आप अगर किसी को भी बुलाएं तो उसके साथ भी ये बात होगी कि आप अगर साहित्यकार, आप किस लिए साहित्य लिख रहे हैं, जरूरत क्या है, बाकी तमाम सारी चीजें चली रही हैं, उसी तरह से सारी चीजें हो सकती हैं। तो मेरा कहना यह है कि जैसा राजेश जी ने कहा कि सवाल के जवाब दिए जा सकते हैं, मेरा कहना यह है कि साहित्य के बारे में आप सवाल न पूछें तो बेहतर है, क्योंकि इनके बारे में इतना ज्यादा लिखा जा चुका है, पूरे देश भर की मैगजीन्स में लिखा जा चुका है, पूरे देश भर के लोग जानते हैं। और इवन जो आप लोगों ने जो वो भेजा था अपना अखबारों के लिए, जो प्रेस नोट भेजा था, उसमें भी इनका काफी सारा परिचय है। उसकी आवश्यकता नहीं है। मेरा कहना यह है कि हमारी बहुत छोटी सी यहाँ गैदरिंग है, आत्मीय लोगों की गैदरिंग है। ये राजेश को समझें, राजेश को जानें, और ये अलग तरह से विरल कवि हैं। वो मैं मौका आएगा तो बताऊंगा कैसे विरल हैं। लेकिन अभी मैं समझता हूं कि राजेश को जानने समझने के लिए बहुत अनौपचारिक रूप से प्रश्न पूछिए। कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं आप, यह अध्यक्ष की तरफ से मेरी व्यवस्था। हाँ, अच्छा ये भी है। हाँ, वो मैं आपसे 2-3 बार मतलब रिप्लाई मुलाकात में कह चुका हूँ, मैं गूगल पे ढूंढ के परेशान गया हूँ। यदि आपको याद हो तो वलीद अपनी एक बार और सुना दीजिए। अरे नहीं है, पर वो बहुत लंबी कविता है। हाँ, वो बहुत अच्छी कविता है, वो पता नहीं गूगल पे भी नहीं मिल रही है। कुछ करें नहीं, वही है, वलीद अगनी है। अच्छा, वलीद अगनी है। हाँ, वो देखिए आपने आसंदी की जो मतलब अवहेलना की है। मैंने कहा था कि साहित्य के बारे में भी मत पूछिए। ठीक है, और क्या करें। एक जने पहल ने एक वो छापी थी, एक बुकलेट, उस समय जब ये सब प्रकरण हुआ था, और उसमें कई लोगों की कविताएं हैं वलीद अगनी को लेकर जो लिखी गई। देवी प्रसाद मिश्र की है, मेरी है, और भी कुछ कविताएं। तो वो एक बुकलेट अलग से छपी है, इसीलिए वो शायद किसी संग्रह में नहीं है वो कविता, तो वो मिल जाएगी। तो
तो बहरहाल ये पोस्ट में देखिएगा, कविता पोस्ट में देखिए। जी, कविता पोस्ट में, हाँ, उसमें तो ये कुछ हो सकता है कि साहित्य से इतर भी कुछ बातें की जा सकती हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कि हम साहित्य से इतर भी बात कर लें। साहित्य पे तो बात करते ही रहते हैं। कोई अ, अ, और वैसे साहित्य भी कोई अछूत चीज नहीं है, यानी मतलब कुछ कुछ बीच में हो सकता है। कुछ किया जा सकता है। मैं हाँ, इसमें शायद उसको चक्रेश ट्रिगर कुछ कह रहा है। हाँ। ठीक है, आप सबने कहा कि हम हमेशा ही जो सत्ता पक्ष है उसके विपरीत खड़ा हुआ है वो साहित्य का, और आप लोगों ने किया भी खूब है। इसमें पढ़ते हैं तो लगता है कि इतनी हिम्मत की बात कैसे लिखी गई। अभी जो परिदृश्य है पूरा देश में, उसमें आप क्या उम्मीद देखते हैं? क्योंकि मैं कोई नाम भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ जिससे कि ये नाम विरोध की, प्रतिरोध की आवाज है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? ये सही सवाल है। बहुत ही कठिन है कि बल्कि एक मित्र ने मुझसे कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक या दो लाइन में आप अपने समय को, ये जो टाइम है, इसे कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, ऐसा कोई वाक्य बोलो जो इस पूरे उसको का एक तरह का मेटाफर या एक तरह का फॉर्मुलेशन बन जाए। ये सचमुच बहुत कठिन था, और ये उस दिन की बात है जिस दिन नई लोकसभा का प्रारंभ हो रहा था। तो एकाएक दिमाग में ये आया कि ये एक ऐसा विचित्र समय है, ऐसे कंट्राडिक्शन से भरा हुआ समय है जिसमें संसद का क्षेत्रफल फैल रहा है और लोकतंत्र सिकुड़ रहा है। यानी ये दो कंट्राडिक्टरी बातें एक साथ हैं। तो ये दिलचस्प है कि आप एक वाक्य से में भी अगर देखना चाहें अपने समय को, तो ये इस ढंग से देख सकते हैं कि आप बिल्डिंग्स बड़ी कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि बहुत सारे सीट्स बढ़ जाएं। अभी जो महिला आरक्षण बिल है वो तो खैर बहुत बाद में शुरू होगा, पर ये कहा गया कि जो पुरानी लोकसभा को इसलिए खाली किया कि उसमें बैठने की जगह कम थी, और नई जो है, और अब क्योंकि सीटें बढ़ेंगी और इसलिए एक नई लोकसभा की बिल्डिंग की जरूरत थी, और ये जो नई लोकसभा बनी उसमें बैठने की जगह बहुत ज़्यादा फैल रही। तो कितना दिलचस्प है, यानी ये कंट्रडिक्शन इतना दिलचस्प है कि जिस समय आप नई बिल्डिंग बना रहे हैं, जिस समय आप का क्षेत्रफल फैल रहा है, जिस समय आपके पास ज़्यादा सीट्स आप बढ़ाने की सोच रहे हैं, नए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, उसी समय आप जो आपको मिली हुई 75 साल में जो लोकतांत्रिक अधिकार हमें मिले थे, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, वो सिकुड़ रहे हैं। और आप दिलचस्प ये भी है कि, और ये लोग बहुत सारी चीज़ों को नहीं देखते कि जिस समय सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार किया जाना था, फिर कैसे उसे रिनोवेट किया जाना था, तब ये कहा गया कि सरकार इसको करे, पर महात्मा गांधी ने उसे बिल्कुल सिरे से नकार दिया। महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, ये सरकार जो है वो कोई एक किसी संप्रदाय की सरकार नहीं, इसलिए एक धर्म से के संस्थान का रिनोवेशन ये नहीं कर सकते, इसलिए ये करना है जो आप अपने उससे करिए। तो उसको यानी बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया, और सोमनाथ मंदिर को सरकार के धन से रिनोवेट नहीं किया गया। पर हम अपने समय में देखें, इसका बिल्कुल कंट्राडिक्टरी वो देख सकते हैं, विरोधाभास देख सकते हैं कि कई लोक बन रहे हैं, महाकाल लोक, और वो पहले जो बनारस वाला जो बना तो वो बन रहा है, और
कल या परसों ही एक ओंकारेश्वर। अद्वैत एक बड़ी भारी मूर्ति ओंकारेश्वर ओंकारेश्वर में खड़ी की गई। इस तरह की बहुत सारी मूर्तियां और बहुत सारे लोग बना रहे हैं। तो अब एक ही धर्म के पे कैसे सरकार ऐसा काम कर सकती है, और शासकीय ढंग से कैसे आप एक ही रिलीजन को, जबकि आपने संविधान में स्वीकार किया। आप संविधान जब बदल लेंगे तब तो ठीक है, पर जब तक आपका ये संविधान है, जब तक आप इस संविधान को स्वीकार करते हैं, तब तक आप ये काम नहीं कर सकते कायदे से। पर इसके खिलाफ कोई दिलचस्पी ये है कि कोई किसी तरीके का आंदोलन नहीं है, किसी तरीके की आवाज़ें नहीं। तो ये एक ऐसा समय भी है जो इस तरह के बहुत सारे कंट्रडिक्शन से भरा हुआ है, कि उसमें तरह तरह से के विरोधाभास हमें देखने को मिल रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि एक और कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट लगभग तैयार है और उसे कभी भी बदला जा सकता है, ये कहा जा रहा है। पर नहीं भी यानी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी बदलेंगे तो भी वो जो कुछ करना चाह रहे हैं वो तो कर ही नहीं। तो ऐसी स्थितियां जो बन रही हैं देश में, जो बहुत सारी जो हमने संवैधानिक स्थितियां बनाई थी, और 75 साल में जो जिस संविधान के तहत बहुत सारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थी और लोकतांत्रिक अधिकार थे, वो धीरे धीरे बहुत सटल ढंग से, बहुत ही चालाकी के साथ खत्म किए जा रहे। ये एक बार जब बहुत सारी बहस इस पे हो रही थी डेमोक्रेसी को लेकर, और तमाम ये पूछा जाता था कि आखिरकार जो डेमोक्रेटिक राइट्स आपको मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, यानी क्या है उसका क्राइटेरिया, क्या है। आपके डेमोक्रेटिक राइट्स सिर्फ संविधान ने दिए हैं, ये इससे नहीं काम चलता। ऐसे संविधान तो बहुत सारे होते हैं। तो डेमोक्रेटिक राइट्स कहाँ से आते हैं? महात्मा गांधी के जो 90 वॉल्यूम्स हैं, 90 वॉल्यूम्स, उसमें लगभग आखिरी के किसी वॉल्यूम में, मैं एकदम याद नहीं कर सकता, उसमें एक लास्ट डेज में, जब महात्मा गांधी के निधन से पहले महात्मा गांधी ने कहा कि मैं संस्कृति कर्मियों से बातचीत करना चाहता हूँ, और इसके लिए कृपलानी जी से कहा गया कि कृपलानी इसका अरेंजमेंट करें। तो दिल्ली में एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें कृपलानी ने उन सारे क्वेश्चंस को पूछा और महात्मा गांधी ने उत्तर दिया। उस समय संविधान सभा चल रही थी और संविधान बनाया जा रहा था, और संविधान के काफ़ी कुछ ड्राफ्टिंग हो चुका था, मतलब वो चल रहा था। तो वो उसमें ये सवाल उठा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, जो इतना अच्छा है, और उसमें इतने सारी डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, और इतना उसमें लोकतंत्र के लिए इतनी स्पेस है, तो क्या खतरा हो सकता है। महात्मा गांधी ने कहा कि खतरा सबसे बड़ा ये है कि कल अगर कोई दूसरी पार्टी आएगी तो वो अगर इस यानी वो फुल फ्लेश मेजॉरिटी से अगर आती है तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को हटा सकती है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकती है, और तब वो जैसी व्यवस्था चाहेगी वैसी व्यवस्था, तानाशाही अगर वो चाहेगी तो तानाशाही को लागू कर। ये महात्मा गांधी का संस्कृति कर्मियों से जो बातचीत का जो वो हिस्सा है, उसमें ये सारी बातें हुई, और हम पाते हैं कि ऐसी दिक्कतें बन रही हैं। तो जब ऐसी दिक्कतें बन रही हैं, ये अगर हम बहुत आसपास देखें, यानी पाकिस्तान में देख लें या और म्यांमार में देख लें, आसपास के बहुत सारे कंट्रीज में देख लें, तो आप पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स लिखने के लिए तो बहुत सारे लिखे जा सकते हैं, पर उनको लागू कैसे, यानी मतलब वो कैसे लागू होंगे, वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे, मुख्य सवाल तो वो है, वो कैसे होता है। ये माना जाता है कि जनता के विभिन्न तबके जिस प्रतिशत में, जिस रेशो में ऑर्गेनाइज होंगे, संगठित होंगे,
उसी रेशो में आपको आपके राइट्स जो हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं, ह्यूमन राइट्स जो हैं, वो उसी रेशो में आपको मिलते हैं जिस रेशो में जनता अपने आप को संगठित करती है, उसी रेशो में आपको मिलते हैं। तो भारतीय अगर इतिहास को थोड़ा सा उठाकर देखें हम, स्वाधीनता संग्राम से के दौर से लेके अभी तक, ये हुआ कि भारत में ट्रेड यूनियन मूवमेंट, किसान मूवमेंट और तमाम मूवमेंट्स ने जनता को अलग अलग तबकों में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज, यानी बहुत ज़्यादा संगठित किया। और एक बड़ा लंबा पीरियड है जिसमें छात्र आंदोलन से लेकर, ट्रेड यूनियन आंदोलन से लेकर, किसान आंदोलन से लेकर, पब्लिक मूवमेंट से लेकर, मतलब तमाम तरह के इस तरह के संगठन हमारे देश में रहे और आज भी वो जैसी भी स्थिति में हो पर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में नहीं करते थे। इसलिए ऐसा हुआ कि वहाँ मिलिट्री ने उसको उखाड़ फेंका, डेमोक्रेसी को। ये होता है, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, अगर जनता ऑर्गेनाइज्ड है तो वो उखाड़ फेंक सकती है। इंदिरा गांधी से ज़्यादा शक्तिशाली लीडर इंडियन हिस्ट्री में नहीं था, यानी मतलब डेमोक्रेसी। जवाहरलाल नेहरू बहुत ही वैसे नेता थे जो लोकप्रिय नेता थे, बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा चाहे जाने वाले नेता थे, पर वो कोई बहुत स्ट्रिक्ट नेता नहीं थे इंदिरा गांधी की तरह। पर इंदिरा गांधी को भी अगर उखाड़, यानी इतनी इमरजेंसी में हम सब लोग सोचते थे कि इमरजेंसी में ये तो ठीक है कि कांग्रेस हार जाएगी इमरजेंसी के बाद, जब चुनाव हो रहा था, पर किसी ने नहीं सोचा था कि इंदिरा गांधी स्वयं भी इलेक्शन हार सकती, और वो भी राजनारायण से। राजनारायण की छवि क्या थी? राजनारायण, हालांकि वो छवि बहुत विपरीत थी। राजनारायण बहुत पढ़े लिखे और बहुत ही सुलझे हुए आदमी थे, पर राजनारायण की छवि तो एक बहुत ही अजीब सी जोकरिया किस्म की वो थी। वो कहीं पे भी बैठ जाते थे और लोकसभा में पसर जाते थे और तमाम तरह वो होते थे। तो उस आदमी से इंदिरा गांधी हार सकती हैं, ये किसी ने नहीं सोचा। तो ऐसी स्थितियां बनती हैं और ये हमने सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बहुत सारी दुनिया में, दुनिया के बहुत बड़े बड़े तानाशाह जिस तरह से मारे गए और जिस तरह से वो उखाड़ दिए गए, जिस तरह से उनने खुद सुसाइड किया, उन सब को देखते हैं तो वो इस बात को सिद्ध करते हैं कि जो पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो जनता जब ऑर्गेनाइज हो जाती है, जनता जब संगठित हो जाती है, तो कोई भी सत्ता ऐसी नहीं हो सकती जो एग्जिस्ट कर सके, जो रूल कर सके, जो तानाशाही लागू कर सके। ऐसा कभी हुआ नहीं। और इसलिए ऐसे ऐसे तानाशाह जिनके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता था, उनकी ऐसी दुर्गति हुई है। यानी मुसोलिनी का अंत अगर हम देखते हैं कि उसे इलेक्ट्रिक पोल से लटका दिया गया और जिस ढंग से उसको यानी वो मरा, और जिस ढंग की अज्ञात मौत वो मरे, हिटलर मरे, तो ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। जनता अपनी पे जब आती है, रामधारी सिंह दिनकर की वो पिता है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि जनता को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, वही सबसे बड़ी शक्ति तरह काम करती। ये इस तरह का एक टाइम है और इस टाइम को ही देखना सबसे ज़्यादा शायद हम सब के लिए, मतलब हम लोग कोई बहुत ऐसे एक्टिविस्ट नहीं है कि हम लोग कोई बहुत बड़ा काम कुछ कर सकते हैं, पर एक कुल मिला के ये होता है कि कम से कम अपने टाइम को समझ सकें। कुछ कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे ये तो पता नहीं, पर कम से कम समझें तो सही कि ये कैसा टाइम है, कैसा आसपास का समाज है और ये राजनीतिक समय कैसा है, इसे समझना बहुत जरूरी है। सर, मेरा अगला सवाल जनता के लिए और जनता की तरफ से ही है, क्योंकि अभी एक
नई चीज जो मैं देख रहा हूँ कि जो लोगों में अपना नागरिक होने का जो बोध है, अपने अधिकारों की समझ, वो बहुत हद तक सरेंडर करती हुई दिखती है जनता। मतलब अब अगर उनको बोलना है तो वो पहले अपना पक्ष देखते हैं। आज ज्यादातर लोग किसी विचारधारा की तरफ ही होते हैं। आप ये बहस देख सकते हैं छोटी छोटी चाय की दुकानों पर, ऑफिस में कोई किसी को अंधभक्त कहता है तो कोई किसी को चमचा, या ये जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई जो है या झुकाव है जनता, इसमें जनता कहीं गायब हो गई। वो किसी के या तो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, कहीं कोई जैसे नाम लिया गया अंधभक्त है और चमचा। अभी हाल ही में एक मणिपुर की जो घटना देखी गई जो काफी विवाद थी, 2 महिलाओं को नग्न में घुमाया गया और उनके साथ जो हिंसा हुई, वो दुनिया के सामने इस देश को शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन उसका जो प्रतिशोध होना चाहिए था या उसके जो रिएक्शन आना चाहिए उतने नहीं आए। तो धीरे धीरे मैं ये देख रहा हूँ कि लोग जो आवाज बुलंद करने की जो कहें कि समझ थी मुद्दों के लिए, वो ये देखते हैं कि मेरी राजनीतिक झुकाव कैसा है। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं जो जनता सिमटती जा रही है आज? एक मिनट भाई, एक मिनट। इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि जो इस राजनीतिक बहस की उन्होंने बात की, तो देश में कोई राजनीतिक डिस्कोर्स हो रहा है क्या, ये भी इसके साथ बता दें। एक तो ये जो टर्म्स हैं, हम जो टर्म्स का जनरली इस्तेमाल करते हैं बहुत आसानी से, जनता जैसे सर जो टर्म है, जनता जैसा शब्द है, ये ऐसा अमूर्त शब्द है कि जब जनता कहते हैं तो अब हम कहेंगे कि जनता ऐसी है कि वो एक तरफ झुकी हुई है, क्योंकि हमारा जो मीडिया है ऐसा वो बता रहा है। ये सब जो हमारे तक पहुंची जानकारी है वो मीडिया से है, जिससे हम ये अंदाज लगाते हैं कि जनता जो है वो एक तरफ झुकी हुई है। पर अगर ये जनता है तो ये सरकार सिर्फ अंडर 40% से कम की सरकार है, यानी 30, 35, 31 ऐसे। तो अगर 31% या 35% जनता है तो 65% क्या है, ये समस्या है। और वो यानी उसकी वॉइस तो आप तक नहीं पहुंची, उसकी वॉइस को पहुंचाने वाला कोई मीडिया आपके पास नहीं है। तो क्या वो डेड है? क्या वो उसका कोई रोल इस भारतीय प्रजातंत्र में उसका कोई रोल नहीं है? ये सवाल हमारे सामने आता है। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको जनता मानिए, जो मीडिया हमें बता रहा है वो सिर्फ वो जनता नहीं है। ये सही है कि 6 पे कमीशन के बाद हिंदुस्तान का जो मिडिल क्लास था, जो जैसे द ग्रेट मिडिल क्लास, पवन वर्मा की किताब जिन लोगों ने देखी होगी, तो बड़ा लगता था कि इंडियन ग्रेट मिडिल क्लास जो था वो बहुत सारी चीज़ों में बहुत आगे बढ़ के, और बहुत उसकी भूमिका थी, और पूरे फ्रीडम मूवमेंट में उसकी भूमिका थी, और तमाम जगह पे उसकी भूमिका थी, ट्रेड यूनियन मूवमेंट में उसकी भूमिका थी। तो वो ग्रेट मिडिल क्लास जो था वो अचानक 6 पे कमीशन के बाद उसका चरित्र बदलना शुरू होता है, और आप पाएंगे कि मिडिल क्लास के पास पहली बार यानी इतनी ज़्यादा सुविधाएं बढ़ी कि जो मिडिल क्लास साइकिल खरीदने या स्कूटर का नंबर लगाने और स्कूटर खरीदने के लिए बैंक से लोन लेने की कोशिश करता था, उसके घर में 3-3 कारें आ गईं। ऑटोमोबाइल्स को की पूरी इंडस्ट्री को बहुत पुशअप करने के लिए, यह आज से नहीं हुआ, एक लंबा पीरियड है।
एक बहुत ही अच्छा चुटकुला, जब मारुति आ रही थी, मारुति 800 छोटी कार आ रही थी, उस दौर में जो मारुति 800 को फाइनेंस कर रहे थे, जो उस यानी कार को, एक बड़ी भारी ताज होटल में एक डिनर पार्टी की गई, और उसमें वो कापड़िया शायद, या मैं नाम भूल रहा हूँ इस समय, वो थे, और उनने क्योंकि बहुत मजाक उड़ाया जा रहा था मारुति 800 का। एक विज्ञापन छपता था कि आप अगर कार खरीदना चाहते हैं तो खिलौना ना खरीद लाएं। तो इस ढंग के विज्ञापन छपते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में, सब में आप देखेंगे कि उस समय के विज्ञापन देखें, बहुत ही सुंदर विज्ञापन होते थे कि एक हाथ है ऐसा जो एक खिलौने जैसी कार को ऐसे पकड़े हुए, तो कहता है कि कार का मतलब खिलौना नहीं होता है, इस तरह के। तो वो आए और उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प चुटकुला सुनाया, क्योंकि उससे पहले तक सरकार में एक आदेश होता था, सरकार में एक नियम होता था कि कोई भी मंत्री और कोई भी बड़ा ऑफिसर, आईएएस, सिर्फ एक ही कार खरीद सकता है, और वो थी बिरला जी की एम्बेसडर। तो एम्बेसडर कार ही होती थी, इसके अलावा कोई कार कोई भी बड़ा डिग्निटरी नहीं रख सकता था। तो उसने जो चुटकुला सुनाया वो दिलचस्प है, और उससे आपको इंडियन पॉलिटिक्स को समझने में बहुत मदद मिलेगी। कि उसने कहा कि जब बिरला जी मरे तो देवदूत उन्हें लेने आए, और तो बिरला जी ने पूछा कि मुझे कहाँ ले जा रहे? तो उन्होंने कहा कि हम आपको नरक में ले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुम मुझे कैसे ले जा सकते हो नरक में? मैं कलकत्ता हाई कोर्ट से स्टे ले आऊँगा। तो उन्होंने कहा देखिए जो कुछ भी करना है वो करते रहना, पर अभी हमारे को ईश्वर ने ये आदेश दिया है कि आपको न्याय, यमराज ने ये आदेश दिया है, तो आपको अगर कोई बहुत परेशानी है तो आप चल के भगवान से बात कर लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, भगवान के पास ले चलो। भगवान के सामने बिरला जी को ले जाया गया। तो भगवान ने कहा कि क्या प्रॉब्लम है भाई? तो उन्होंने कहा मैंने आपके लिए इतने मंदिर बनवाए और आप मुझे नरक में भेज रहे हैं। तो उन्होंने कहा वो तो सब बिरला मंदिर के नाम से जाने जाते हैं यार, मेरे नाम से कौन जानता है? तो उन्होंने कहा लेकिन मैंने धर्मशालाएं बनवाई, हॉस्पिटल्स बनवाए, इतनी सारी चीजें बनवाई। तो उन्होंने कहा वो सब तो बिरला हॉस्पिटल, बिरला धर्मशालाएं, बिरला ये, बिरला वो, ये जाने जाते हैं। अब बिरला जी के लिए बहुत ही प्रॉब्लम, मतलब दिमाग खराब हो गया कि ये क्या है, सब चीजों का तोड़ है इनके पास। तो उन्होंने कहा पर मेरे आखिरी काम का क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि वो क्या है भाई? तो उन्होंने कहा कि मैंने एक ऐसी कार बनाई है जिसमें आदमी जब बैठता है तो ओ गार्ड करता रहता है। ये एम्बेसडर का मजाक था। तो इस ढंग से एम्बेसडर को वाइप आउट किया गया, मतलब एम्बेसडर का मजाक उड़ाया गया कि कैसी कार है वो एम्बेसडर, उससे कंपेयर कर रहे हैं आप मारुति 800 को। तो ये एक पूरा उसको समझने के लिए कि इकोनॉमिक लड़ाइयाँ किस तरह की चल रही थी, ये दिलचस्प है। आप सोचिए, वो पूरा पीरियड याद करिए, उससे पहले जो हो चुका था कि 69 में कांग्रेस विभाजन हुआ, इंदिरा गांधी माइनॉरिटी में आ गई और तमाम सब कुछ स्थिति बनी, और पहली बार हिंदुस्तान का जो बड़ा पूंजीपति वर्ग था, जिसे जो बिग हाउसेस जिसे कहा जाता था, वो पहली बार कंफ्यूज स्थिति में दिखाई देता है हिंदुस्तान के इतिहास में। वो सोचता है कि जो अगली गवर्नमेंट बनेगी वो कांग्रेस ओ की बनेगी, यानी जिसमें मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा वगैरह, कामराज वगैरह सब थे। तो वो ये मान के चल रहा था कि गवर्नमेंट इंदिरा गांधी के हाथ से तो गई, इंदिरा गांधी नहीं कर सकती। तो वो सारा के सारा जो बिग हाउसेस था वो
एक तरफ जाके कांग्रेस ओ के नजदीक पहुंच गया था। उसी समय पहली बार इंडियन इकोनॉमी में एक बड़ा परिवर्तन होता है और इंदिरा गांधी एक नई लाइसेंस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करती है, जिससे नव धनाढ्य वर्ग पैदा होता है। आप उस समय की सारिका उठाएं, सारिका में श्री कमलेश्वर जी एक धारावाहिक रूप से एडिटोरियल लिख रहे थे, नव धनाढ्यों की संस्कृति। तो ये जो नव धनाढ्य आ रहे थे, क्योंकि जो पुराने धनाढ्य थे, जो इंपीरियल हाउस, जो बड़े हाउसेस थे, उनके तो इंपीरियल पूंजी से भी संबंध थे और वो तो क्लासिकल टेम्परामेंट के वो थे और उनके तो क्लासिकल घरानों से उनके सांस्कृतिक स्तर पे वो उस संस्कृति को जानते थे और पूरे क्लासिकल जो घराने थे, म्यूजिक के हों, चाहे साहित्य के हों, चाहे संस्कृति के और दीगर कलाओं के हों, उन सबको कहीं ना कहीं उनसे उनके रिलेशन थे। पर ये जो नव धनाढ्य आ रहा था, इसके पास अपना कोई कल्चरल बैकग्राउंड था ही। इसका मजाक उड़ाते हुए कमलेश्वर वो आर्टिकल्स लिख रहे थे। और यही वो पीरियड है भारतीय उसमें जब अचानक आप पाते हैं कि गजल ना केवल राइटिंग स्तर पर बल्कि गायकी के स्तर पर, यानी सैकड़ों की तादाद में गजल गायक अचानक दिखाई देने लगते और गजल लिखी जाने लगती है और गजल एक ऐसा फॉर्म हो जाता है जो बहुत सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्म हो जाता है। होटलों में, 5 स्टार होटलों में, सब में मतलब गजल गाई जाने का। तो गजल को वो अपना, यानी सुगम संगीत को वो अपना आधार बनाता है। इस तरह के एक कल्चरल चेंज उस समय आते हैं। ये एक सारा दौर जो था वो बदलाव का और उसके बाद इमरजेंसी और ये सब 75 का, तो जब उसे उलट सकते जनता जो, फिर मैं वापस उस मुद्दे पे आना चाहता हूँ, तो जनता जो जब शब्द यूज करते हैं तो ये देखना चाहिए कि भारतीय इतिहास में, स्वाधीनता के इतिहास में जो जनता रही है, क्या हम उसी जनता की बात कर रहे हैं? क्या ये वही जनता है जिसके जो स्वाधीनता संग्राम में लड़ रही थी? क्या ये वही जनता है जिसने इंदिरा गांधी को लड़ दिया? क्या ये वही जनता है जिसने संजय गांधी की सारी बदतमीजियों को उलट दिया था? क्या तो ये जनता वो यानी नहीं, यानी हम जनता को बहुत मिनिमाइज करके देख रहे हैं। मतलब जनता यानी वो जो इस 6 पे कमीशन के बाद का जो मिडिल क्लास है उससे बनने वाली एक जो समूह है, और वो लुम्पेन जो किसी भी राजनीति का हिस्सा नहीं होता, यानी वो किसी भी आइडियोलॉजी का हिस्सा नहीं होता। वो सिर्फ इसलिए होता है कि जिसकी सत्ता होगी वो उसके साथ जाएगा। यही लुम्पेन संजय गांधी की यूथ कांग्रेस में था, यही लुम्पेन बजरंग दल में है, यही लुम्पेन ऐसे तमाम गिरोह में आपको दिखाई देगा। तो ये लुम्पेन से ये अंदाज मत लगाइए कि उसकी कोई आइडियोलॉजी है। उसकी एक ही आइडियोलॉजी है कि वो अपॉर्चुनिस्ट है और वो सत्ता जिसके हाथ में होगी, जिसके हाथ में ताकत होगी, वो उसके साथ जाएगा। तो ये जनता नहीं है, ये सिर्फ एक बहुत ही इधर यानी बहता हुआ एक वर्ग है जो कभी इधर है कभी उधर है। मतलब कल अगर गवर्नमेंट उलट जाएगी तो ये आपको वहां से हटके इधर दिखाई देगा। तो ये जनता नहीं है। इसलिए ये भ्रम हम जो प्रेजेंट जो सिनेरियो है उसमें जो हमको लग रहा है कि सारी जनता जो है वो एक खास तरीके जिस तरह, अच्छा क्योंकि हमारा मीडिया बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाता। हम देखते हैं कि विदेश में जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो हमें जो दिखाए जाते हैं नारे लगाते हुए लोग, वो दिखाए जाते हैं। पर हम देखते हैं इसमें मीडिया में, इसमें सोशल मीडिया में कि बहुत जगह पे उनका विरोध हो रहा है, बहुत जगह तरह तरह से आंदोलन हुए उसके
खिलाफ, तो वो नहीं दिखा। तो दिक्कत यह होती है कि हम वन साइडेड उससे कहीं ना कहीं गवर्न हो रहे हैं, और वो हमें यानी उसी से हम एक वो बना रहे हैं अपना दिमाग। पर ये इससे ये अंदाज नहीं लगाया जा सकता। एक तो भारतीय जनता इस मामले में बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। उसका जो सहज बोध है, जिसे रामविलास शर्मा ने सहज बोध कहा, उसका सहज बोध इतना जागृत होता है कि वो किस समय किसी भी सत्ता को छेद देगा, इसे समझना बहुत ही कठिन काम है भारतीय जनता की, ये सहज बोध को समझना। क्योंकि भारतीय जनता जो वास्तव में जो जनता है बहुत बड़ी तादाद में, उसका सहज बोध, उसका नागरिक बोध, उसका पॉलिटिकल सेंस बहुत अब जैसे इस समय हर चीज मुफ्त में बांटी जा रही है। आज ये मुफ्त, कल वो मुफ्त, लाइट मुफ्त, अनाज मुफ्त, स्कूटी मुफ्त, जो जो चाहे वो मुफ्त। एक तो मुफ्ती का एक बड़ा दौर चल रहा है कि मुफ्त में सब चीज मिलती है। तो एक चीज लेने जाओ तो उसके साथ एक चीज मुफ्त मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे स्थितियां हैं, पर इससे सचमुच सारी लाडली बहनें एक तरफ चली जाएंगी, ये सोचना थोड़ा सा मुझे लगता है मतलब बहुत आसान नहीं है कि ये जनता सचमुच क्या करेगी, और उसका वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आप बैंक में रहे हैं, आप बैंक में रहे हैं, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पर कैपिटा इनकम बताई जाती है हिंदुस्तान में कि औसत आय जो है किसान की 27 रुपये है, या फलाने की इतने रुपए है, फलाने है। मेरा सहज बोध कहता है कि आपके घर में काम करने वाली बाई और अडानी, इन दोनों को कॉमन, उन दोनों का औसत निकाल करके वो निकाली जाती है। तो ये यथार्थ कैसा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसे बहुत सारे, एक रघुवीर साहब की एक बहुत ही सुंदर पंक्ति है। रघुवीर साहब की एक कविता है और उसमें एक पंक्ति आती है कि जितने बड़े आंकड़े थे उतनी बड़ी आड़ हो गई, है ना। मतलब आंकड़े एक ऐसी चीज है जो सच को छिपाने में सबसे ज्यादा काम आती है, क्योंकि आंकड़े तो आप जनरल तैयार करते हैं, उससे ये अंदाज नहीं लग सकता कि भाई साहब टकरेश जी की आर्थिक स्थिति क्या है और मेरी आर्थिक स्थिति क्या है और फलानी की आर्थिक स्थिति क्या है, ये तो नहीं मालूम पड़ता। तो इसलिए आंकड़े जो हैं वो उनके भ्रमों से कुछ नहीं होना है, जाना है। हमारे बैंक तो बहुत ही दिलचस्प एक जमाना था कि स्टेट बैंक का नारा होता था कि बिगेस्ट बैंक इन द सर्विस ऑफ स्मॉलेस्ट मैन। तो पर वही बैंक अब नहीं, ये नारा नहीं है, अब तो बहुत ही अलग तरह का बैंक हो गया। तो हम लोग सब उस दौर में थे जब वेलफेयर स्टेट की इकोनॉमी थी, जो कीन्स की इकोनॉमी कहलाती थी। तो वेलफेयर स्टेट की जो इकोनॉमी थी, कल्याणकारी राज्य वाली जो इकोनॉमी थी, उसमें जो बैंक ने इतनी ब्रांचेस खोली गई, बिल्कुल ऐसे ऐसे रिमोट एरियाज में ब्रांच खोलने के आदेश आते थे जहाँ पे ना पुलिस थाना होता था। यानी जब बख्तरा में ब्रांच खोली गई, भोपाल से पास में है, ना वहाँ पोस्ट ऑफिस था, ना वो थी, ना पुलिस थाना था। डाकू वहाँ पे हर कभी, उस जो बख्तरा वाला सेठ था, वहाँ पे एक सेठ था बख्तरा वाला सेठ, जिसका इतवारे में भी एक मकान था, तो उसके यहाँ डाका डाल देते थे। और छुट भैया किस्म के डाकू, यानी कोई बहुत बड़े डाकू नहीं, मतलब भैया किस्म के चोर लुटेरे होते। तो ये होता था। तो उसने क्या सोचा, बहुत दिन तक उसने कोशिश की कि यार पुलिस थाना खुल जाए, पोस्ट ऑफिस खुल जाए। फिर उसने कोशिश की, स्टेट बैंक में गया वो, और उसने कुछ अच्छे ऑफिसर से बात की जिनसे कुछ हिसाब किताब हो सकता था कि भाई साहब बैंक खुलवा दो आप। तो उसने कहा कि ठीक है,
ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ लोग होते थे जो एग्रीकल्चर लोन और इसमें उसमें बहुत अच्छे होते थे, मतलब काफ़ी पैसा था उस समय। तो उसके कई किस्से हुए, यानी स्टेट बैंक किस्सों का एक बड़ा खजाना था बैंक में, बैंक के किस्सों का। तो बैंक खोल दिया गया, बैंक खोल दिया गया तो थाना खुला, थाना खुला तो पोस्ट ऑफिस खुला। इस तरह बख्तरा में जिसमें कुछ नहीं था वो बकायदा, और उसमें राजेश जोशी का ट्रांसफर कर दिया। तो है, मैं गया नहीं, मैं काफ़ी लड़ा और उसमें मुझे बहुत दिक्कतें हुई, पर ये होता रहा। बैंक का ये होता है, एक लोन को लेके एक बड़ा मजेदार वो होता था कि क्योंकि बैंक में भी अब जब सब लोगों को भ्रष्टाचार करने का सुख मिल रहा है तो बैंक वालों ने कौन से पाप किए हैं भाई, हम भी कर सकते हैं। तो एक किस्सा चलता था कि उसने कहा कि सर कुआं खोदने के लिए लोन दे दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा तो कितना खोदोगे? तो उन्होंने कहा 30 फीट खोद लेंगे सर। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो कि जब पहले 3 किश्तों में मिलेगा 10-10 फीट के, और इतना पैसा आपको देना पड़ेगा ब्रांच मैनेजर को, इतना हेड कैशियर को, करते रहो। उसने 10 फीट खोदा, पैसे दिए, उनने साइन कर दिया बिना देखे कि देख लेंगे यार तुम और खोद लो। फिर 20 फीट खुदा, वो आया कि सर देख लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है बाद में देख लेंगे। 30 फीट खुद गया और उसने कहा कि सर, तो बैंक का ऑफिसर ने कहा कि ठीक है पूरा हो गया तो कल हम आते हैं, तो कल कुआं देखेंगे। तो उसने कहा ठीक है सर आइए, और वो वहाँ से सीधा थाने गया और उसने एक रिपोर्ट लिखवाई कि मेरा कुआं चोरी चला गया। तो अब हालांकि कुआं कैसे चोरी जा सकता है? तो उसने कहा सर कागज हैं, बैंक के ऑफिसर्स ने देखा है कि 10 फीट खुदा, 20 फीट खुदा, 30 फीट खुदा, इसके प्रमाण हैं। आप कह रहे हो कि कैसे चोरी चला गया, ये मैं कैसे बताऊँ? तो ये किस्सा बैंक में लोन के उसमें बाकायदा बांटा जाता था, यानी कि छपा हुआ डॉक्यूमेंट था कि ऐसे बांटा जाता था कि ऐसा ऐसा वो हो रहा। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं इकोनॉमी के जो सब चलते थे। इस तरह के बहुत सारी चीज़ों को अगर देखते रहें तो बहुत मज़ा आता है कि हमारे बैंक जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, मतलब ऐसा नहीं में कंपैरेटिवली अच्छे होते थे, मतलब दूसरों से। जब सेठी जी मुख्यमंत्री बने, प्रकाश चंद सेठी, तो प्रकाश चंद सेठी आए बैंक में और एक गोष्ठी में उनको बुलाया गया, एक फंक्शन में बुलाया गया हमें, और उन्होंने कहा कि बैंक के तो चपरासी का की तनख्वाह इतनी है जितनी हमारे यहाँ की डिप्टी कलेक्टर की, और बैंक वालों को तो बहुत कुछ मिलता है और बैंक वालों को बहुत कुछ अच्छी स्थिति है। अब आप जाके देखिए बैंक वाले और प्रोफेसर्स की जो तनख्वाहें देख लें और बैंक वालों की तनख्वाहें देख लें तो डूब मरने की इच्छा होती है कि इसी में काम कर रहे थे। तो अब वो स्थिति नहीं है, पर एक ज़माने में ऐसा था कि मान लिया गया था, हालांकि बहुत ही बुरे पे स्केल होते थे। मैं जब लगा, आप सोचिए 1966 के नवंबर में, बहुत सारे लोगों का तो जन्म ही नहीं हुआ होगा, तो जब मैं लगा तो 135 रुपये बेसिक होती थी क्लर्क की, और डीए होता था। फिर उसी समय चल रहा था पे स्केल रिवीजन का, तो 170 रुपये और ग्रेजुएशन के 2 इंक्रीमेंट मिला के 190 रुपये बेसिक हुई। तो अब 190 बेसिक छोड़ के आया था मैं यूडीटी था, अपर डिवीज़न टीचर था, बायोलॉजी पढ़ाता था अच्छा खासा, और मैं 190 का छोड़ के 135 पे लग गया। मुझे बहुत गुस्सा भी आता था कि साला मैं कहाँ की नौकरी में फंस गया। पर भोपाल में मिल रही थी तो कर ली।
तो ऐसा नहीं है कि बैंक के बड़े अच्छे स्केल थे। ये एक भ्रम था बैंक के बारे में कि बैंक बहुत ही अच्छे वेल पेड और बड़ा अच्छा पेमेंट करने वाले कुछ संस्थान। बैंक में भयानक बुरी स्थिति थी और जिस ढंग का काम था, अगर आप देखें यानी सबसे ज़्यादा जब नोट बदली हुई यानी नोट बंदी हुई जब, तो यानी एक पीरियड में इतने ज़्यादा लोग मारे गए उस नोटबंदी में। 147 लोग मरे ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक से। स्ट्रेस, तो इतने स्ट्रेस होते हैं बैंक में, और ये चीज़ें क्योंकि बाहर नहीं दिखती, बाहर लगता था कि बैंक बहुत ही अच्छा कुछ ये जरूर है कि एक समय में जैसे इंदिरा गांधी ने बहुत सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और उससे स्थितियाँ बदली थी, बैंक की थोड़ी सी स्थितियाँ बदली थी, प्राइवेट बैंक्स के स्केल्स अच्छे हुए थे, थोड़ा सा ये सब तो हुआ। वो कोई ऐसा बहुत बड़ा चमत्कार कम से कम बैंक को लेके मेरे को तो इतने साल 35 साल मैंने भाग झोंकी उसमें, और उसके बाद मैंने BRS लिया 5 साल पहले, भी तो 40 साल तक मैं वहीं कुछ करता, तो मेरे को कभी नहीं लगा कि कोई बहुत अच्छा कुछ है। पर ठीक है, बहुत सारी नौकरियों से के ढंग की नौकरी है तो वो भी है, बाकी कोई वो नहीं। और बैंक वैसा ही एक संस्थान है, थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल्ड होता है, कम लोगों के हाथ में पावर है, तो इसलिए थोड़ा कम भ्रष्टाचार होता है। ज़्यादा लोगों के हाथ में पावर होती है तो ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, वैसा उसमें है। मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। श्योर। आपने अभी पिछली बातचीत में कहा कि जनता जब ऑर्गेनाइज हो जाती है हाँ। तो कुछ भी कर सकती है, हाँ। तो वो जनता को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए उस समाज में जो हम जानते हैं जहाँ गैर बराबरियाँ बहुत नॉर्मलाइज्ड हैं। हम बेशक कहें कि जनता में होती होगी पावर, पर जहाँ गैर बराबरियाँ सिर्फ एक्सेप्टेड ही नहीं है, सेलिब्रेट की जाती हैं, क्योंकि लड़ाई सिर्फ संस्था या किसी चीज़ से तो नहीं है। लड़ाई तो मुझे लगता है कि डिज़ायर तो ये है कि हम एक सुंदर समाज बनाएं और उसके आड़े में जो जो लड़ाइयाँ लड़नी पड़े वो लड़ें। तो क्या हम क्या हम ऐसे चुनाव करें कि ये लड़ाई छोटी है इसको छोड़ देते हैं, या हर लड़ाई जो ज़रूरी हमें लगती है बेशक उसका स्केल छोटा हो लेकिन लड़ना ज़रूरी है, और उस जनता को जो गैर बराबरियों को सेलिब्रेट कर रही होती है उनके बीच में हम रह रहे होते हैं, तो वहाँ कैसे हम लड़ाई लड़ें और कैसे उसको। ऐसा होता है कि जैसे एक क्वेश्चन होता है जब भी संघर्ष हो रहा होता है, तो एक क्वेश्चन होता है जो मेन क्वेश्चन होता है, जो मेन यानी बेसिक लड़ाई होती है, और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो सबाल्टर्न हैं रियलिटीज़ पर। जैसे फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था तब ऐसा नहीं था कि बाकी के सारे सवाल जो थे, यानी स्त्री मुक्ति का सवाल था, शिक्षा का सवाल था, गैर बराबरी का सवाल था, छुआछूत का सवाल था, जाति वाले सवाल थे, तो ये सारे सवाल थे। महात्मा गांधी की खूबी ये है थोड़ी सी कि उनने ऐसे तमाम जो सबाल्टर्न क्वेश्चंस थे उन सब को बहुत मिनिमम ढंग से एड्रेस किया, हालांकि बहुत प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया पर किया कम से कम। पर मेन क्वेश्चन तो इम्पीरियलिज्म से यानी ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म से मुक्ति ही बेसिक सवाल था। तो सोवियत संघ की क्रांति में के समय भी यानी क्रांति हो गई तो क्लारा जेटकिन वगैरह ने जो लेनिन से बहस की और रोज़ा लक्ज़मबर्ग वगैरह ने स्त्री मुक्ति के सवालों पर, तब भी लेनिन ने ये कहा था कि जब समाज में यानी बराबरी आ जाएगी, जब हम एक समाजवादी समाज बना लेंगे हम, तो ये क्वेश्चन जो हैं जो सबाल्टर्न क्वेश्चन हैं ये अपने आप हम हल कर लें, इन्हें हम एड्रेस करेंगे और इनको हम यानी इनका तोड़ निकालेंगे। ये होता है हमेशा कि जब एक बड़े क्वेश्चन की लड़ाई हो रही होती है तो बहुत सारे जो समाज के अन्य सवाल होते हैं वो कहीं ना कहीं दबते हैं या साइड किए जाते हैं या
वो होती है। तो ये अभी भी हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है। आप देखेंगे कि 90 में क्या हुआ, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और नई टेक्नोलॉजी आई, उसके बाद सबसे बड़ा जो परिवर्तन है, उसके साथ एक नई आइडियोलॉजी आई, उत्तर आधुनिकतावाद जिसे कहते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म वाली। उसमें ये कहा गया कि अब मेगा नैरेटिव जो है वो ख़त्म हो गया, यानी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ना, सब माइक्रो नैरेटिव्स बचे हैं। और उसी के बाद हिंदुस्तान की विभिन्न भाषाओं में आप देखेंगे कि बहुत सारे दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श और इस तरह के बहुत सारे विमर्श शुरू हुए होते हैं। तो ये सारे इसीलिए हुए कि एक जो बड़ा क्वेश्चन था, जो सोवियत संघ के रहते तक 2 पावर 3 दुनिया 2 शक्तियों में बटी हुई थी, तो ये हुआ कि शीत युद्ध जब समाप्त हुआ तो सोवियत संघ ने, अमेरिका ने, बुश थे उस समय, और उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा कि नहीं, शीत युद्ध समाप्त नहीं हुआ, शीत युद्ध हमने जीत लिया। तो ये अहंकार था जिसमें, तो वो जो था कि 2 पावर्स वाला जो पूरा कंसेप्ट था, जिसमें पूरी दुनिया 2 भागों में बटी हुई थी। हिंदुस्तान चाहे भले ही नॉन अलाइनमेंट का एक मूवमेंट जवाहरलाल नेहरू ने एक अलग से एक ग्रुप बनाया, पर फिर भी आपको माना तो रशियन ब्लॉक में ही जाता, और आप थे भी, क्योंकि रशिया ने ही हमेशा पाकिस्तान वाला ले वार हो, चाहे चाइना वाली वार हो या कोई सी भी वार हो, उसमें आपका जो साथ दिया उसने रशिया ने दिया। आर्थिक आपके यहाँ सारे आर्थिक जो डेवलपमेंट थे, जितने नए बड़े कारखाने, उसमें अमेरिका ने तो हमेशा हाथ उठा दिया कि नहीं, हम आपको क्यों देंगे सपोर्ट। तो सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिक सपोर्ट दिया वो भी रशिया ने दिया। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि जब बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो सबाल्टन क्वेश्चंस जो हैं, जो अवगणित विमर्श होते हैं, वो कहीं ना कहीं साइड होते हैं। हमारे समय में ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो नहीं, पर एक बड़ा क्वेश्चन बन रहा, और वो बड़ा क्वेश्चन क्या है, पूरे वर्ल्ड वाइड देखें, यानी सिर्फ हिंदुस्तान का सवाल नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं। वो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो वेलफेयर स्टेट की इकोनॉमी के बाद जो इकोनॉमी आई थी, जिसे हम भूमंडलीकरण या ग्लोबल इकोनॉमी कहते हैं, वो फेल हो गई है बुरी तरीके से, वो विफल हो चुकी है। ग्लोबलाइजेशन और मार्केट इकोनॉमी का जो लिबरल इकोनॉमी जिसे कहा गया, वो बुरी तरीके से विफल हो चुकी है। पर उसके अल्टरनेटिव में, यानी उसकी जगह पर कोई दूसरी इकोनॉमिक थ्योरी इस समय कैपिटलिज्म के सामने, यानी वर्ल्ड कैपिटलिज्म के सामने नहीं है, जिससे वो ये कह सके कि हम इसको बदल के अब ये थ्योरी, जैसे कि वेलफेयर स्टेट के बाद वो ग्लोबलाइजेशन की थ्योरी को लेके आया, ऐसी कोई थ्योरी आपके पास नहीं है। तो नहीं है, तो अब सवाल ये है कि पूंजीवाद को कैसे बचाया जाए। तो 2 सबसे बड़े वेपन्स उसके पास हैं, एक है नेशनलिज्म का थॉट और दूसरा है धर्म, और इन दोनों की आक्रामक ढंग से इनका इस्तेमाल आप पूरे दुनिया में देखें। यानी ऐसी ऐसी स्थितियाँ हो रही। इटली में मुसोलिनी जिसे साले को हैंग किया गया, उसको सपोर्ट करने वाली जो पार्टी थी, उसकी वो इस समय प्रेसिडेंट, यानी जो काउंसिलर होती है, वो चुनी गई। सारी जगह आप देखेंगे कि राइट रिएक्शन, जो दक्षिणपंथी शक्तियां हैं, वो पूरी दुनिया में, जर्मनी थोड़े दिन पहले तक, यानी अमेरिका में ट्रम्प था, ट्रम्प जीता जिस समय, और अभी भी जो स्थिति है वो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अभी भी रिपब्लिकन्स काफ़ी जोर मार रहे हैं। तो पूरे आप यानी बड़े कंट्रीज, जर्मनी, इटली, फ्रांस की हालत देख लीजिए, फ्रांस में, वो सब तमाम देशों में और हमारे आसपास के सारे देशों में दक्षिणपंथी शक्तियाँ जो हैं वो पावरफुल हो गई, राइट रिएक्शन जो है पावरफुल हो गया। अब मज़ा ये है कि यूरोप में जब दक्षिणपंथ को शक्ति दिखाना होती है तो वो नेशनलिज्म का सहारा लेता है। जैसे
ट्रम्प आए तो ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका जो है वो अमेरिकन्स के लिए है और इसलिए सिर्फ अमेरिकन्स को नौकरी मिलेगी, सिर्फ अमेरिकन्स का माल खरीदिए, सिर्फ ये करिए। मतलब उसने नेशनलिज्म को एक ख़ास तरह का स्लोगन बनाया। ऐसा बहुत सारी जगह पे हो रहा है। हम जो एशियन कंट्री हैं ख़ास तौर से वो गलतफहमी में ये हैं कि धर्म जो है, एक तो धर्म के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, ज़्यादातर मूर्खों के हाथ में धर्म है। तो दिक्कत ये है, तो धर्म जो है वो एक बड़ा भारी मुद्दा बना हुआ है और जितने लोग धर्म पे बात कर रहे हैं वो धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। नितांत मूर्ख, यानी मतलब मूर्ख नहीं है बल्कि वो बहुत चालाक हैं, धूर्त हैं सच पूछा जाए। इसलिए वो धर्म को की आड़ लेना, तो आप क्योंकि उसी से आप जीत सकते हैं, ये हो रहा है। तो अब समस्या है कि आप यार मुझे अगर बिना शक्कर के आप दे सकें तो बढ़िया। बिना शक्कर तो, तो अब ये है कि आप जो कह रहे हैं कि कैसे आप इन सब सवालों के बीच, क्योंकि पब्लिक की प्रॉब्लम जो है वो तो इकोनॉमिक है, ये तो सही है, यही कह रहे हैं हम लोग भी, यही चीख चीख के कह रहे हैं भाई साहब रोजगार पे बात करिए। ये कांग्रेस भी कह रही है, हालांकि राहुल गांधी भी बेचारे चीखते रहते हैं, पर उनको कभी जनेऊ भी दिखाना होती है। दिक्कत यह है कि मूर्खता का काउंटर भी मूर्खता से हो रहा है। तो दिक्कत ये है, ये इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। हम ये कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक क्वेश्चन, इंदिरा गांधी ने जब 20 पॉइंट प्रोग्राम दिया था तब भी वो चाहती तो धार्मिक सवालों की तरफ ले जा सकती थी, वो कि भाजपा जनसंघ और वगैरह ये सब थी, तो पर वो नहीं वो 20 पॉइंट प्रोग्राम की तरफ नहीं। हम ये कह रहे हैं कि ये जो दौर है जिसमें भयानक बेरोजगारी है, भयानक गरीबी है, भयानक बुरी तरीके से इकोनॉमिक हालत यानी बुरी से बुरी होती जा रही है, इतनी महंगाई है, इतनी ज़्यादा महंगाई। अब महंगाई का तोड़ निकाला कि मुफ्त बांटो, जैसे ये इलेक्शन आए कहो कि 500 रुपये में तुम्हें हम गैस देंगे, तो दूसरा कहता है मैं 450 में देता हूँ। तो अब ये जो ढंग है ये आपके पास है क्योंकि आपके पास कोई इकोनॉमिक प्रोग्राम नहीं, तो उसे ऑर्गेनाइज करने का तरीका सिर्फ वही होगा कि जब कोई भी दल जो सचमुच थोड़ी सी अकल जिसने बेच नहीं खाई हो, वो जब इकोनॉमिक प्रोग्राम्स को लेकर जनता के बीच जाएगा और जनता के वो उसके अल्टरनेटिव्स दिखाए। सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्राम उठाने से नहीं होता कि गरीबी है साहब या बेरोज़गारी है और बेरोज़गारी का परसेंटेज आज हाईएस्ट है, सिर्फ ये कहने से नहीं होगा। आप ये बताइए कि इस बेरोज़गारी से कैसे फाइट आउट करेंगे। अगर आपको कल गवर्नमेंट दे दी जाएगी तो आप फाइट आउट कैसे करेंगे? आप इस जो महंगाई है इससे कैसे फाइट आउट करेंगे? कर्जों ये बताइए, कर्जा इतना ज़्यादा आपने ले रखा है। तो इन सब क्वेश्चंस पे जो एड्रेस करेगा वो ऑर्गेनाइज करेगा जनता को, और जनता इन्हीं क्वेश्चंस पे ऑर्गेनाइज होगी। जनता आप लाख शंकराचार्य की मूर्ति लगा दो, चाहे कोई से आचार्य की मूर्ति लगा दो, उससे कुछ नहीं होने जाना। धार्मिक मतवाद से थोड़ी सी देर के लिए वो उसका मनोरंजन होता है। वो अच्छा वहाँ क्यों हो रहा है ये भी एक बहुत दिलचस्प है। मैं बल्कि आजकल मैं सोच रहा था कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये जो है बनारस के काशी विश्वनाथ से लेकर और जगह जगह ये जो लोक बन रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपको ये समझ में आ गया कि धर्म भी एक धंधा हो सकता है। ये आपको समझ में आ गया कि इट कैन बी ए गुड बिजनेस। जनता आएगी, बहुत सारी जनता इस लालच में उस तरफ आएगी, तो उससे एक तरह का जनता को ऑर्गेनाइज करने का मौका मिलेगा और साथ में उससे पैसा मिलेगा, क्योंकि पैसा मिल रहा है। जनता आएगी तो टैक्स मनी मिलेगा और बहुत तरह की से पैसा मिलेगा। तो एक्चुअली ये जो धार्मिक दिख रहा है वो धार्मिक नहीं, वो एक तरह का बिजनेस है। यानी जैसे
हम कहते हैं कि जो रिलीजियस जो वो है यात्रा होती है, उससे जो एक नई तरह की आपको एक तरह का इकोनॉमिक फ़ायदे आप प्राप्त कर सकते हैं, वो करने की कोशिश करें। तो ये धर्म वर्म का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, बुनियादी रूप से धर्म की आड़ है। पर क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं या हमारे आसपास के जो मुल्क हैं, जो एशियाई मुल्क हैं खास तौर से, उनमें कुछ में ऐसा हो सकता है कि जो धर्म है वो एक बड़ा वेपन बन जाए। नेशनलिज्म भी बनाने की कोशिश की थी आखिरकार जो नई सरकार है, जिसने नेशनलिज्म का नारा दिया ही था, पर उसे लगा कि नेशनलिज्म को समझाना तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि नेशनलिज्म तो महात्मा तत्काल क्या होता है कि कोई कूद जाता है कि महात्मा गांधी भी नेशनलिज्म के फेवर में थे। तो अच्छा, महात्मा गांधी जब नेशनलिज्म के फेवर में थे तो महात्मा गांधी ने बहुत क्लियर कहा कि मेरा नेशनलिज्म में अदर के लिए कोई जगह नहीं है, अदर जो है दूसरे के लिए कोई जगह नहीं, मेरे यहाँ कोई दूसरा नहीं है। पर नेशनलिज्म तो बिना दूसरे के कैसे चलेगा भाई? नेशनलिज्म तो तभी चलेगा जब एक दूसरा दुश्मन हमारे सामने होगा। तो हमारे को तो दुश्मन दिखाना है, तभी तो नेशनलिज्म। तो यहाँ वो नेशनलिज्म थोड़ा सा पिट गया, इसलिए नेशनलिज्म को उन्होंने थोड़ा सा धीरे से विड्रॉ किया और उसकी जगह उन्होंने धर्म पे, यार ये ज़्यादा आसान काम है इससे। तो ये कुल मिला के है। पर पब्लिक जब बहुत परेशान होती है तो वो ऑर्गेनाइज होने के अलग अलग तरह के रास्ते खोजती है, और अब उसमें ये है कि आप कितने दिन में सक्सेसफुल होंगे, आप कितने दिन में कुछ कर पाएंगे, ये आप पे निर्भर करता है कि अगर कुछ अच्छी राजनीतिक पार्टियां सामने आ जाएं तो शायद ज़रा जल्दी कर सकते हैं, नहीं तो जनेऊ पहनते रहो। हाँ सर, बायोलॉजी से बैंक, बैंक से कलम, हाँ, ये फेस थोड़ा बताएं। एक्चुअली क्या था कि मैं तो बहुत ही गड़बड़ किस्म का आदमी हूँ। मैं कभी ये नहीं समझ पाया कि मैंने जितना भी कुछ ये अंतिम प्रश्न है। हाँ, ये मैं यानी मतलब मेरी एजुकेशन एक तरह की हुई और मेरा सर्विस एक तरह की हुई और मेरा काम एक बिल्कुल अलग तरह का हुआ, 3 तरह के कामों में बटा हुआ था। तो दिक्कत ये हुई कि बायोलॉजी तो जैसे होता था ना, पुराने जो माँ बाप होते थे उनके दिमाग में 2-3 तरह की नौकरियाँ होती थी। एक तो होता था कि इंजीनियर बन जाए बेटा, डॉक्टर बन जाए, और नहीं तो वकालत पढ़ ले और या इकोनॉमिक्स पढ़ ले। ये 3-4 सब्जेक्ट होते थे जिनको वो चाहता था कि लड़का पढ़ा के कुछ बन जाएगा बेचारा, नहीं तो अदालत के बाहर बैठ के दायित्व करेगा। तो ऐसा कुछ उसके दिमाग में होता था। अब वो दिक्कत ये हुई कि उस चक्कर में बायोलॉजी पढ़ी, बायोलॉजी पढ़ते रहे और डॉक्टर नहीं हुए। सोचा कि चलो कुछ और करेंगे, एमएससी करेंगे, तो वो नहीं, वो करते रहे। फिर क्योंकि मेरी दिक्कत एक बहुत बड़ी ये थी कि मैं थोड़ा सा पिनपिना था। अब भी है? मतलब अब तो नहीं तो मैं बहुत जल्दी थोड़ा, एक्चुअली हम 5 भाई हैं और 5 भाइयों में मैं सबसे पहले, यानी 4 थे तो मैं सबसे छोटा था। तो हम सब में चारों में 2-2, 2.5 साल का अंतर था। तो मैं सबसे छोटा था तो मेरे को छोटे होने का जो लाभ मिलता है वो मिलता था। पर उसके बाद 8-9 साल बाद एक और हो गया तो मेरे कुछ राइट्स छिन गए, डेमोक्रेटिक राइट्स जो थे वो थोड़े छिन गए। तो उससे मैं थोड़ा और ज़्यादा पिनपिना हो गया। तो मैं अक्सर घर से भाग जाता था, जब जरा सा झगड़ा होता था मैं घर छोड़ के भागता था। हायर सेकेंडरी के बाद मैं ये हुआ कि मैं बड़ा झगड़ा हुआ
पिता ने एक आध थप्पड़ा मारा, मैं सुबह फीस के पैसे लेके बम्बई की ट्रेन में बैठा, बम्बई भाग गया। तो ऐसा मेरे साथ हुआ। फिर मैंने ग्रेजुएशन के बाद फिर घर छोड़ दिया, ऐसा मैं करता रहा। बहुत ही टिपिकल किस्म का, बहुत ही अजीब उबड़ खाबड़ जीवन है। तो ऐसे चक्कर में मैं ये सब होना। अच्छा क्या हुआ कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं लेखक बनूंगा। मुझे बिल्कुल, एक तो पढ़ने से मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, मैं पढ़ना बहुत मुझे बोर काम लगता था, पर पढ़ लेता था, पास भी हो जाता था दुर्भाग्य से। तो मैं चाहता था कि चित्रकार बनूंगा। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, जे आर्ट से मैंने इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट किया था। बायोलॉजी वाला था तो बायोलॉजी वालों की ड्राइंग अच्छी होती है, और मैं बहुत सारे लोगों की प्रैक्टिकल कॉपियाँ बनाया करता। तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, तो मैं सोचता था मैं चित्रकार बनूंगा। और अच्छा, पर भोपाल में किसी कॉलेज में फाइन आर्ट नहीं था, सिर्फ एक गर्ल्स कॉलेज में था, और मैं उसमें जा नहीं सकता था। तो ऐसा संकट हुआ। उसी बीच में एक हिंदी के बहुत ही अच्छे कवि थे, वेणुगोपाल, जो नक्सलवाड़ी मूवमेंट से आए थे। वो आ गए, उनसे दोस्ती हो गई, वो फिर मेरे कमरे में रहने लगे मेरे साथ। और फिर उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि अरे तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम पहले कुछ जानते नहीं हो, तुमने हिंदी साहित्य में कुछ नहीं पढ़ा, तुमने रामचंद्र शुक्ल का नाम नहीं सुना, तुमने ज्ञानविज्ञान का नाम नहीं सुना, तुमने फलाने का नाम। तो ऐसे उन्होंने मुझे इतना अपमानित किया। मैं बहुत चिड़चिड़ करके फिर मैंने कहा अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ। तो पढ़ना पड़ा, और ऐसा करते करते क्योंकि जैसे होता है कि हर आदमी बचपन में थोड़ी सी तो गलतियाँ करता है, मैंने भी की हैं, और हर आदमी थोड़ी बहुत तो लिखते ही है। तो क्या होता था कि ये जो स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिताएँ होती थी उसमें चले जाते थे, और इस तरह की सब डिबेट कॉम्पिटिशनों में चले जाते। तो वो थोड़ा बहुत तो लिखने का एक अभ्यास था। और फिर ये मिला तो जब थोड़ा सा लगा कि अच्छा अपन अब कुछ तो नहीं बन पाए, ना डॉक्टर बन पाए ससुरे, और ना चित्रकार बन पाए, तो चलो कुछ लेखन में कुछ पात्र आते हैं। तो मैं वो कुछ करने लगा। उसमें धीरे धीरे जैसा होता है करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, तो जड़मती जो थी वो सुजान हुई। अभी राजेश जी ने आपके सामने कहा कि घर से भाग जाते थे। राहुल सांकृत्यायन का एक पद है, राहुल सांकृत्यायन का एक पद ये है, चल नहीं जा, अथ तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। राजेश जोशी जी का ये कहना है, राजेश जोशी जी का ये कहना है कि इनकी कविता का जो प्राण तत्व है वो प्राण तत्व आवारगी में छिपा हुआ है। और आवारगी को मैं बहुत अपमानजनक शब्द की तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसलिए मैंने राहुल सांकृत्यायन का वो पद अथ तो घुमक्कड़ जिज्ञासा का नाम लिया है कि जो जितना घूमेगा, जो जितना साक्षात्कार करेगा अपने समाज से, अपने लोगों से, अपनी जनता से, वो उतना ज़्यादा उसके अंदर सहज संज्ञान अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में आएगा। जो हमारे कविता का, साहित्य का, कहानी का सबका विषय हो सकता है। बहुत सारे चरित्रों से आपका संपर्क होता है, और आप बहुरी अकेला नहीं रह जाते, तब आपके अंदर बहुत सारा संसार प्रवेश कर जाता है, और उसके साथ आप रचना करते हैं। तब आपकी रचना एक आयामी रचना नहीं होती, तब आप केवल अपने लिए नहीं लिखते, तब केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, अपने अंदर की जो प्रेम की या घृणा की या गुस्से की या प्रतिरोध की जो भावनाएं हैं, केवल उनको व्यक्त नहीं करते। आपके स्वर में सामूहिक स्वर शामिल होता है, आपके स्वर में तमाम सारे स्वर शामिल होते हैं, और वो एक ऐसी चीज़ बनती है जिसको हम साहित्य कह सकते हैं। असल में बोलने का कारण यही था कि इनकी एक चाय ठंडी हो चुकी। एनीवे, तो उसमें राजेश जोशी के बारे में मैं परिचय देना चाहता हूँ। कहा कि राजेश जोशी का परिचय किसी को देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं परिचय देना चाहता हूँ कि राजेश जोशी
कि जो धुमक्कड़ी थी उन्होंने केवल कविता को ताकत नहीं दी, केवल इनकी कहानियों को ताकत नहीं दी, इनके संस्मरणों और तथाकथित एक उपन्यास है जो जिसको उपन्यास है या नहीं है इसके बारे में विवाद है, लेकिन उपन्यास की तरह से भी उसकी मान्यता प्राप्त है उसको, और संस्मरण की तरह से भी वो पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। राजेश जोशी ने बहुत सारे नाटक लिखे और तो और कमाल ये है कि नाटक का निर्देशन भी किया है, ये सब भी इन्होंने किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह एक तरह से बहुआयामी किस्म के क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है। और जाहिर है कि जब आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अंदर जाते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ जानना पड़ता है, बहुत कुछ उसमें जान खपानी पड़ती है। अब ये तो संभव नहीं है, मैंने भी लाखों पेज लिखे हैं, मैं भी बड़ा लिखाड़ रहा हूँ, मगर मैं नाटक तो कभी नहीं लिख पाया, मैं उस तरह से उपन्यास तो कभी नहीं लिख पाया। तो आपको उसमें भी मशक्क़त करनी पड़ती है, उसके अंदर भी धंसना पड़ता है, उसके अंदर भी अलग अलग तरह के प्रयोगों से अपने आप को इंटरेक्ट करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों का आत्मसात करना पड़ता है। राजेश जोशी ने ये सब किया है और इस सब के पीछे जो इनका जो मूल जो पद है कि मैंने आवारगी से ये सब सीखा है, ये सच है कि आमतौर पर ये नहीं माना जाता है, हमारे साहित्यिक समाज में स्वीकार भी नहीं किया जाता है कि कविता अर्जित की जाती है। श्री राजेश जोशी के पास ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था, जैसा कि उन्होंने खुद बताया कि किस तरह से वेणुगोपाल जी उनको एक इनकी कविता थी जिसका शायद उन्होंने जिक्र किया, समर गाथा का। समर गाथा करीब 10-15 पेज की कविता है। हम लोगों ने उसमें इतनी गलतियां निकाल के 12 बार इनसे लिखवाई, 40 पेज की हो गई वो कविता, 40 पेज की कविता हो गई। इतनी बार वेणुगोपाल भी थे, हम भी थे, इनसे लिखवाई। अंत में जब लास्ट फाइनल ड्राफ्ट करने के लिए और कहा तो ये पिनपिना गए, जैसा कि इन्होंने अपना परिचय दिया कि पिन्ने हैं, तो ये बहुत तरह पिनपिना गए और उन्होंने कहा कि ऐसी तैसी अब मैं बिल्कुल नहीं लिखूंगा, तुमको जो कुछ करना हो कर लो। इस तरह से वो एक समर गाथा तैयार हुई और फाइनली वो निकली। मैं इसमें ये नहीं कहना चाहता कि मैं कोई बहुत ज़्यादा अच्छा टीचर था शिक्षा का या इनको कुछ सिखा रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मशक्क़त कितनी पड़ती है जब आपको पूरे प्रदेशव्यापी, देशव्यापी, नगरव्यापी तमाम सारी कीर्तियाँ मिलती हैं, तो उसके पीछे कितनी मशक्क़त, कितनी मेहनत होती है, इसको देखने की बात है जिसे देखा जाना चाहिए। इसके अलावा जो मैंने प्रतिरोध की बात सबसे पहले कही थी, राजेश जोशी का एक परिचय ये भी है कि जब चाहे कोई भी घटना घटे, चाहे किसी की हत्या हो, चाहे साहित्य अकादमी का कुछ काम हो, चाहे राजनीतिक कोई पक्ष हो, चाहे किसी की साथ बलात्कार किया गया हो या किसी को मार डाला गया हो केवल इस कारण से कि वो राजनीतिक प्रतिरोध का काम कर रहा है, तो इसके लिए प्रतिरोध के जितने भी प्रदर्शन भोपाल में हुए हैं, मैं इसका साक्षी हूँ कि ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं है राजेश जोशी अगर भोपाल में तो उसमें शामिल न हुए हों। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये एक ऐसा परिचय है जो आपको उन तमाम सारी, केवल ये नहीं है हम तो लिख लेते हैं, हम तो अपना लिख करके अपनी क्रांति कर लेते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी डले हुए हैं जो लिख करके क्रांति कर लेते हैं, लेकिन उसमें जो आप कह रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, उसमें शामिल होना, उसके ऊपर आचरण करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है, सच में मुश्किल काम होता है। और ख़ासकर तब और भी मुश्किल हो जाता है जब आपकी छवि राष्ट्रीय स्तर की हो और आपकी तमाम सारी कविताएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ट्रांसलेट हुई हों और वहाँ भी उनका सम्मान हुआ हो, वहाँ से भी आपको आमंत्रण आते रहे हों, तब आपकी एक प्रतिष्ठा बन जाती है। वो प्रतिष्ठा एक बहुत छोटी चीज़ है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन उस प्रतिष्ठा के मोह से सब लोग नहीं बच पाते। ऐसी प्रतिष्ठा के साथ सड़क पर उतरना, नुक्कड़ पर उतरना, नारे लगाना मजदूरों की तरह, ये संभव नहीं होता, लेकिन राजेश जोशी ये सब संभव कर लेते हैं। अब हम इनके साहित्य के बारे में बातचीत करें, आप इनकी कविताएं सुनना चाहिए। इनकी चाय खत्म हो गई, मुझे इतनी सी देर तक बोलना था। धन्यवाद। तो ऐसा है, और मैंने एक नाटक में काम भी किया, अभिनय किया। एक सबसे बड़ा सवाल मोहन राकेश का एक नाटक था, राजेंद्र गुप्त कर रहे थे,
राजन गुप्ता NSD से निकले थे, भोपाल आए थे, तो पीछे पड़ गए कि तुम एक रोल कर लो यार। मैंने उनसे मना किया कि देखो ये मैं सब नहीं करूँगा और मैं फालतू का काम नहीं करता, तो पर वो पीछे पड़ गए और मुझे करना पड़ा। और क्योंकि इत्तेफाक उस से अच्छा समय हो गया। इत्तेफाक से नहीं, अच्छा नहीं हो गया। हुआ ये कि उस समय में बैंक ट्रेड यूनियन में बहुत अच्छे पद पे था और काफ़ी यानी अच्छे स्थिति थी मेरी ट्रेड यूनियन में। और सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस होती थी भोपाल में यानी इसकी नाटक की, उसमें सबसे ज़्यादा बैंकर्स होते थे, बैंक के लोग होते थे और स्टेट बैंक के लोग खास तौर से। तो मैं जैसे एंट्री करता था तो तालियां बजती थी, मैं कुछ करता था तो तालियां बजती थी, मैं एग्जिट करता था तालियां बजती थी। इससे एक गलतफहमी पैदा हुई यहाँ के नाटक वालों में कि ये एक बहुत ही अच्छा एक्टर है, जो कि मैं नहीं था बिल्कुल भी। मैं बहुत ही ख़राब एक, यानी मतलब ये हालत थी कि उसमें एक चाय का कप मुझे पकड़ाया जाता है और वो ऐसे ऐसे हो रहा है खड़खड़ खड़खड़। अच्छा, क्योंकि दूर तक तो आवाज़ जाती नहीं है। टैगोर हॉल जिनने देखा होगा, रविंद्र भवन, तो किसी को नहीं मालूम पड़ा कि मेरी क्या हालत हो रही, मेरे पाँव काँप रहे थे, मेरे हाथ काँप रहे, ये तो कुछ किसी को पता नहीं रहा। और खूब तालियां बजी तो लोगों को लगा कि बहुत अच्छा एक्टर है। तो बाद में मेरे पास बहुत सारे नाटक के लोग आने लगे थे, मैं तो अपनी हकीकत जानता था इसलिए मैंने लोगों से मना करना शुरू किया कि देखो मैं नहीं करूँगा। तो लोगों को गुस्सा आया, लोगों ने कहा कि तुमने साले एक नाटक कर लिया है सक्सेसफुली, उसमें तो तुम्हारे दिमाग खराब हो गए। एक कृषि मेहता होते थे, NSD के फर्स्ट बैच से निकले थे। अच्छा, बहुत सीनियर थे हम लोगों से, बहुत ज़्यादा सीनियर थे। तो उन्हें कहा कि राजेश तुम्हें मेरे साथ तो काम करना ही पड़ेगा। अब वो बहुत ही सीनियर आदमी थे। अब मेरे को सामने समस्या थी कि मैं इन्हें कैसे मना करूँ। फिर मैंने तो बता उनसे बहुत ही मन कर रहा करके मैंने कहा कि सर मैं नहीं करूँगा। तो उनने मुझे बहुत कहा कि तुम्हारे दिमाग खराब हो गए, तुम समझ रहे हो कि तुम बहुत बड़े एक्टर हो गए हो और तुम्हारे में बहुत अहंकार आ गया है। अब मैं उन्हें कैसे बताता कि अहंकार नहीं आ गया है, मुझे मालूम है क्या स्थिति है। पर अल्टीमेटली खैर किसी तरीके से मैं फील्ड चलाया। फिर कई साल बाद मुझे अचानक एक बहुत ही अच्छा नाटक है पेरेंट्स कैरेंसी का, पियानो बिकाऊ है, और वो नाटक का अनुवाद किया था विष्णु खरे ने, बहुत ही अच्छा छपा भी है। तो वो पढ़ के अच्छा, उसमें 2 ही पात्र हैं, बल्कि मंच पे तो एक ही पात्र है। तो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। मैंने पहले लोगों से कहा कि करो यार ये बहुत ही अच्छा नाटक है, कोई नहीं तैयार हुआ। तो मैंने कहा मैं एक आध बार ट्राई करके देखता हूँ मैं। तो मैंने कर लिया, डायरेक्ट कर दिया और दोनों पात्रों को अच्छा दोनों बहुत ही अच्छे जो एक्टर थे यहाँ के, आलोक चटर्जी और पुष्पनीर जैन, ये दोनों बहुत ही अच्छे एक्टर थे, भोपाल के थिएटर के सबसे अच्छे एक्टर थे उस समय के। इन दोनों को मैंने रोल दिया और हो गया वो, और बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। तो जैसा होता है कि कुछ किस्मत के खेल हो। दूसरे दिन अखबार छाए हुए थे कि राजेश जोशी ने डूबते हुए एमेच्योर थिएटर को उभार लिया। मैं जान रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा, मुझे अपनी हकीकत में मालूम थी, पर ऐसा काफ़ी अच्छा छपा। और फिर मैंने ये तय किया कि अब मैं आइंदा से कोई नाटक डायरेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इतनी तारीफ हो चुकी है कि अब कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं बीच बीच में ऐसा कुछ काम करता हूँ जो एक बार में मुझे समझ में आ जाता है कि भाई साहब और कुछ करिए। तो ये काम बस कविता में नहीं हो पाया। मैं चाहता था कि कविता में भी ऐसा हो जाता कि मैं ऐसी मुक्ति पा लेता, तो वो हुआ नहीं। तो खैर बहरहाल तो ये काफ़ी बकर हो गई और काफ़ी देर से बकर हो गई है। इतना बजिए कविताएं सुनना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।